Hello friends, so this video is on category C. जो मेरा लास्ट कैटेगरी है, सिंपल सा है, इट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट हम सही से करेंगे. चलो, इसमें पहला जो है मेरा अमेंडमेंट वो है सेक्शन 271AA. पेनल्टी के सेक्शन में एक नया सेक्शन ऐड हुआ 271AA. ये क्यों ऐड हुआ? ये इसलिए ऐड हुआ क्योंकि जीएसटी, जब से जीएसटी आया, जब से काफ़ी फ्रॉड बढ़ गए. एक्चुअली हुआ क्या ना, जीएसटी इज ऑल डिजिटल, सारा कंप्यूटर बेस्ड है, तो लोग फ्रॉड करने लग गए. होने क्या लगा, लोग फॉर्ज्ड या फॉल्स इनवॉइस इशू करने लग गए, जिसके बेस पे जो रेसिपिएंट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता था और उसकी जीएसटी की लायबिलिटी कम हो जाती थी या जीरो हो जाती थी. ये जो बंदा इनवॉइस इशू करता था, ये कोई बिजनेसमैन नहीं होता था, कोई इसका सेल परचेज किसी का बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, ये बस इनवॉइस इशू करने का काम करता था. अपना कुछ कमीशन ले लिया, जिसने इनवॉइस लिया उसको फ़ायदा क्या हुआ, उसको इनपुट मिल गया, जीएसटी लायबिलिटी कम हो गई, इसको कुछ कमीशन मिल गया. तो ऐसे बहुत सारे रैकेट्स अपना जीएसटी डिपार्टमेंट ने पकड़े और पूरी चेन को उन्होंने फिर स्क्रूटनाइज किया. ठीक है, ये सर जिसको भी इनवॉइस बेचा उसने आगे जिसको बेचा, पूरी चेन स्क्रूटनाइज होती है इस केस में. इनकम टैक्स में भी इशू आया कि जिसने इनवॉइस खरीदा उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो लिए ही लिया, साथ में उसने खर्चा भी क्लेम किया होगा इसका, परचेज वगैरह कुछ ना कुछ या एक्सपेंस, तो वही बोगस है, तो वो तो डिसलॉ होगा ही होगा. साथ में एक सेक्शन आया 271AA. वो कहता है अगर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फॉल्स एंट्री मिलती है या फिर कोई एंट्री ओमिटेड है, ओमिशन ऑफ एन एंट्री विच इज़ रेलिवेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जो होनी चाहिए बट है नहीं, या जो है वो गलत है, और ये क्यों है, टू इवेट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी इवेट करने के लिए, तो जो एसएससी है वो पेनल्टी देगा. इस सेक्शन में पेनल्टी का अमाउंट क्या हुआ, इस सेक्शन में पेनल्टी का अमाउंट टैक्स से लिंक नहीं है. ये जो एंट्री है ये इसका टोटल जो है वो पेनल्टी होगा. क्या, द एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ फॉल्स और ओमिटेड एंट्री, जो एंट्री का अमाउंट था, मतलब आपने जो इनवॉइस लिया, जो गलत इनवॉइस लिया, वो जो पूरा इनवॉइस का वैल्यू है वो पूरा पेनल्टी लग जाएगा आपको. परचेज डिसलॉ होगी, बात अलग है. और ये सेक्शन इन एडिशन टू अदर पेनल्टीज है. जो आपने इनवॉइस लिया, फॉल्स इनवॉइस, जो परचेज क्लेम किया वो डिसलॉ होगा, उसके चक्कर में 270A का पेनल्टी लगेगा, वो बात अलग है, वो तो लगेगा ही लगेगा. साथ में अगर इस सेक्शन की कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आपको पूरा का पूरा इनवॉइस वैल्यू का पेनल्टी देना पड़ेगा 271AA में. कब? अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में मिला हमें कि आपने कोई फॉल्स एंट्री की हुई है या फिर एंट्री ओमिटेड की हुई है. साथ में आपको तो देना ही पड़ेगा, आप ना एसएससी को, तो जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री हैं, किसी उस बंदे को भी देना पड़ेगा हु कॉज यू टू मेक फॉल्स एंट्री और ओमिशन, जिसने आपसे काम करवाया उसको ही पकड़ा गया, पर्सन अदर देन एसएससी, उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे हम. कितनी पेनल्टी लगाएंगे? सेम अमाउंट ऑफ फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री. ठीक है जी. कौन लगाएगा? एओ लगाएगा. फॉल्स एंट्री का मतलब क्या होता है? फॉल्स एंट्री मीन्स इंक्लूसिव डेफिनेशन है. फॉल्स एंट्री इंक्लूड्स यूज और इंटेंशन टू यूज. क्या चीज? कोई फॉर्ज्ड या फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या कोई ऐसा इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड और रिसीप्ट ऑफ सर्विस वेयर एक्चुअल सप्लाई रिसीप्ट वाज नॉट देयर, जहाँ एक्चुअल सप्लाई या सर्विस रिसीव ही नहीं हुई,
और रिसीप्ट हुई नहीं, या फिर इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड और रिसीप्ट ऑफ सर्विस टू और फ्रॉम अ पर्सन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब हु डज नॉट एग्जिस्ट। सब कुछ फॉल्स है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेंटेन किए हुए हैं आपने। तो फॉल्स एंट्री का मतलब क्या कहा इन्होंने, अगर आपकी एंट्री का बेस क्या है फॉल्स या फॉल्स डॉक्यूमेंट, या कोई ऐसा इनवॉइस जिसमें आपको सर्विस या अपना गुड्स मिले ही नहीं कभी, या कोई ऐसा इनवॉइस जो आपने उस बंदे से लिया है उसको दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको पेनल्टी के सेक्शन में लगेगी 271 कितनी लगेगी, अमाउंट ऑफ फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। टैक्स की बात नहीं है, पूरा ग्रॉस अमाउंट की। कौन लगाएगा, ए लगाएगा। देखो सेक्शन जो आया था वो आया था इन व्यू ऑफ ये जीएसटी का फ्रॉड जो हो रहा है, रैकेट्स चल रहे हैं, बट जो वर्ल्डेड हुआ उसमें जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। तो वर्ल्डेड ऐसे है कि अगर आप फुलफिल कर देते हो तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन, मतलब फॉल्स एंट्री है या फिर ओमिशन है, तो आपको पेनल्टी लग जाएगा, वेदर जीएसटी का फ्रॉड है या नहीं है, नॉट रेलिवेंट। ठीक है जी। तो कैटेगरी सी में पॉइंट 30 पेज 17, पेनल्टी फॉर फॉल्स एंट्री एक्सेट्रा सेक्शन 271 क्या कहता है, डिफॉल्ट क्या है, इट इज़ फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द असेसिड दैट देयर इज अ फॉल्स एंट्री और ओमिशन ऑफ एन एंट्री रेलिवेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू इवेड एंड टैक्स लायबिलिटी। पेनल्टी का अमाउंट क्या है, एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ फॉल्स और ओमिटेड एंट्री, हु शैल लेवी, एओ। तो फॉल्स एंट्री डेफिनेशन का दिया हुआ, फॉल्स एंट्री इंक्लूड्स यूज और इंटेंशन टू यूज forged or falsified documents such as false invoice or any false piece of documentary evidence। ठीक है, या फिर invoice for supply of goods or receipt or service without actual supply or receipt thereof। अपने invoice है पर आपके पास कोई ना गुड्स आया आपके पास ना सर्विस मिली आपको। तीसरा क्या है, invoice for supply of goods or receipt or service to or from a person who does not exist। आपका इनवॉइस आया कहाँ से या किसको दिया, जो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको पेनल्टी लगेगा कितना अमाउंट का, अमाउंट ऑफ फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। आपको ही नहीं किसी और बंदे को भी लगेगा, किसको, एनी पर्सन अदर देन असेसी हु कॉजेज असेसी टू मेक अ फॉल्स एंट्री और ओमिट्स और कॉज टू ओमिट एनी एंट्री। कोई बंदा जो आपसे काम करवाता है उसको भी सेम पेनल्टी लगेगा। एंड लास्टली Section 271 AAD applies without prejudice to any other provision of the Act। 271 AD कब लगेगा, वो in addition to other penalties है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बेनिफिट, नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं। ये अमेंडमेंट आया टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया है। कैसे, मैं बताता हूँ। कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स फ्री किया गया, इंकरेज किया गया अगर वो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक सेक्शन आया गया, डाला गया सेक्शन 1023 FE। सेक्शन 10 की रेंज में आया है, 10 मतलब जो इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या डाला है, उन्होंने कहा कि कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, इंटरेस्ट, डिविडेंड या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म। ये तीनों इनकम माफ है। किसकी माफ है, स्पेसिफाइड पर्सन की। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन की जो इन्वेस्टमेंट है वो कब हो, ऑन और आफ्टर 1/4/20 बट बिफोर 1/4/24, मतलब 31 मार्च 24 तक हो जाए। कब से लेके 20 से लेके 24 के बीच में। सेकंड, ये जो इन्वेस्टमेंट है बंदे को 3 साल रखनी पड़ेगी, जब भी माफ़ होगा, जब भी बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, इन्वेस्टमेंट किस में होगी, बिजनेस ट्रस्ट बीइंग इन वेट, रीट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। बिजनेस ट्रस्ट या तो इसमें इन्वेस्ट करो आप इनविट में, या फिर आप किसी ऐसी एंटिटी में इन्वेस्ट करो
which is engaged in the business of developing, operating and maintaining या developing, operating and maintaining infrastructure facility as defined section 80 है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मेंटेन कर रहा हो, कौन सी, जो 80 में है, या किसी ऐसे बिजनेस में हो एज प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आपने इन्वेस्ट किया है कैटेगरी 1 और 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में, कैटेगरी 1 और 2 AIF, कौन सा AIF, हैविंग 100% इन्वेस्टमेंट एंटिटी, हैविंग 100% इन्वेस्टमेंट वन और मोर एंटिटीज, रेफर टू आइटम बी, आइटम बी वाली कौन सी है, 80 वाली। तो आपको ये जो 3 इनकम है ये माफ़ होंगी, किसको माफ़ होंगी, स्पेसिफाइड पर्सन को। कब, इन्वेस्टमेंट 2020 के बाद 24 से पहले, 1 अप्रैल 20 से बाद और 1 अप्रैल 24 से पहले। आपने कम से कम 3 साल रखी हो, किस में करी हो, या तो इनविट में करी हो या ऐसी एंटिटी में करी हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में है इन्वॉल्व सेक्शन 80 के हिसाब से, या फिर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AIF में किया है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिन्होंने 100% इन्वेस्टमेंट कर रखी है ऐसी एंटिटी में जो 80 में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में इन्वॉल्व है। ठीक है जी। तो इन अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है उनकी इंटरेस्ट, डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ होगा। लॉन्ग टर्म तो अब अपना आप ही हो जाएगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि आपको इन्वेस्टमेंट कम से कम 3 साल होल्ड करनी है। अच्छा, मान लो आपने 2020-21 में इन्वेस्ट किया, आपको 2020-21 में इंटरेस्ट मिला, आप सब कुछ फुलफिल करते हो तो आपने 1023 FE में उसको एग्जामिशन ले लिया, लेकिन 21-22 में आपने वो इन्वेस्टमेंट बेच दी, डिफ़ॉल्ट आ गया। डिफ़ॉल्ट क्या आया? 3 साल आपने होल्ड नहीं किया। अगर आपने 3 साल होल्ड नहीं किया तो ये एग्जामिशन आपको नहीं मिलनी चाहिए थी। तो जब आपका डिफ़ॉल्ट आया उस साल अगर आपको कोई एग्जामिशन उससे पहले मिल चुकी है तो उस साल हम उसको टैक्स कर देंगे। तो 20-21 में एग्जाम था बिकॉज जब तक कोई डिफ़ॉल्ट नहीं था, बट 3 साल की कंडीशन है, वो आपने 3 साल पहले बेच दिया। तो अगर आपने पहले कोई एग्जामिशन क्लेम की हुई है तो जिस साल आपका डिफ़ॉल्ट है उस साल वो एग्जामिशन को हम टैक्स कर देंगे। ठीक है जी। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? इन्होंने कहा स्पेसिफाइड पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। ऐसे नहीं कहा, कैसे कहा मैं बताता हूँ। 3 है। पहला कौन है? होल्डली ऑन सब्सिडरी ऑफ आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी विच इज resident of UAE and investment is made from the funds owned by government of UAE Abu Dhabi। तो अगर आप हो इसकी होली ओन सब्सिडरी, किसकी? आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की, और आप UAE के रेजिडेंट भी हो और जो फंड से इन्वेस्ट हो रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ आबू धाबी के हैं, तो आपको ये सेक्शन 1023 FE मिल जाएगा। मतलब एक्चुअल में आप गवर्नमेंट आबू धाबी हो। सेकंड, अगर आप सोवरेन वेल्थ फंड हो, क्या कंडीशन है, और ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कौन सी? होली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। यू आर होली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। 6 कंडीशन है। सेकेंड, यू आर सेटअप एंड रेगुलेटेड इन द लॉज ऑफ द फॉरेन कंट्री। तीसरा, आपकी जो सारी अर्निंग्स हैं वो क्रेडिट होती हैं गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री के अकाउंट में, और कोई अर्निंग आपका प्राइवेट पर्सन को बेनिफिट नहीं देती। चौथा, आप ऑन डिसोल्यूशन ऑल योर एसेट्स वेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। पांचवा, आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करते इन और आउटसाइड इंडिया। छठा, यू आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यू फुलफिल द कंडीशन ऑफ सच नोटिफिकेशन। देख रहे हो ना, आप ओन्ड और कंट्रोल भी हो फॉरेन कंट्री से, आप उसी के लॉ से गवर्न होते हो, आपकी सारी अर्निंग गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री के पास जाती हैं, डिसोल्यूशन के टाइम आपके सारे एसेट गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री के पास जाएंगे, आप किसी कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे बाहर हो, आप नोटिफाइड हो। मतलब एक्चुअली यू आर फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, कोई प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, तो भी आपको 1023 FE मिल जाएगा। 1023 FE कहता क्या है? इंटरेस्ट, डिविडेंड और LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा इन सब बंदों का। अगर इन्वेस्टमेंट कब की है?
एक चार 20 से बाद 24 से पहले 3 साल तक होल्ड किया और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया है, या तो इनविट में या ATIA वाली एंटिटीज़ में, या फिर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 AIF में जो ATIA वाली एंटिटीज़ में पैसा लगाती है। ठीक है जी। तीसरा बेनिफिट दिया पेंशन फंड को। इसके लिए भी 3-4 कंडीशन है। पहले कौन सी? क्रिएटेड एंड एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉज ऑफ फॉरेन कंट्री। सेकंड, नॉट लायबल टू टैक्स इन सच फॉरेन कंट्री। थर्ड, प्रिस्क्राइब सच ऑफ द कंडीशन एज मे प्रिस्क्राइब्ड, फुलफिल सच ऑफ द कंडीशन एज मे प्रिस्क्राइब्ड। और फोर्थ, नोटिफाई होना चाहिए एंड फुलफिल द कंडीशन ऑफ सच नोटिफिकेशन। तो ये चारों हो जाती हैं तो इसको भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो मोटा मोटा ये इंश्योर किया गया है कि इस बेनिफिट फॉरेन कंट्री को ही मिले। मतलब ये चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री जो है अपना पैसा वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, तो उनको जो भी इनकम होगी, इनकम क्या हो सकती है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो हम माफ़ कर देंगे। जो पैसा लगाओ, जो प्रॉफिट होगा वो साथ साथ आपका, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसका? कौन कौन? अगर आप होली ओन सब्सिडरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हो, या फिर सॉवरेन वेल्थ फंड ऑफ फॉरेन कंट्री, या पेंशन फंड ऑफ फॉरेन कंट्री, तो 1023 FE में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और जल्दी से पढ़ लेते हैं पेज नंबर 17.31, एग्जेम्पशन टू स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, सेक्शन 1023 FE। Dividend, interest or LTCG arising to a specified person from investment made by it in India, whether in the form of debt or share capital or unit, shall be exempt if the investment is made on or after 1st April 2020 but on or before 31st March 2024। तो 20 से लेकर 24 के बीच में इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या क्या चीज़ माफ़ हो जाएगी? डिविडेंड, इंटरेस्ट और LTCG। और सेकंड कंडीशन क्या है? इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, तो लॉन्ग टर्म तो अपना भी हो गया। एंड लास्टली, इन्वेस्टमेंट इज इन अ बिजनेस ट्रस्ट बीइंग एन इनविट, इनविट में इन्वेस्ट करो, या फिर इन्वेस्टमेंट इज इन एन एंटिटी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ डेवलपिंग और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग और डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एज डिफाइंड सेक्शन 80IA और सच अदर बिजनेस एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर इन्वेस्टमेंट इज इन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड having 100% इन्वेस्टमेंट इन वन और मोर एंटिटी रेफर टू आइटम नंबर B अबव। तो या तो आपने इनविट में किया, या ATIA की एंटिटी में किया, या कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 AIF में किया, जिसने अपना इन्वेस्टमेंट 100% ATIA की एंटिटी में कर रखा है। ठीक है। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, द इनकम एग्जेम्प्ट अर्लियर शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई सब्सिक्वेंटली, तो जो पहले इनकम एग्जेम्प्ट हो चुकी है वो जब फेलियर होगा उस साल आपका टैक्स हो जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं? होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। आप होली ऑन सब्सिडरी हो किसके? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के, विच इज रेजिडेंट ऑफ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड विच मेक्स इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द फंड्स ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट अबू धाबी। ठीक है जी। या फिर आप कौन हो? अ सोवरेन वेल्थ फंड विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली 6 कंडीशन है। इट इज होली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। इट इज सेटअप एंड रेगुलेटेड इन द लॉ ऑफ द फॉरेन कंट्री। इट्स अर्निंग आर क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, सो दैट नो पोर्शन ऑफ द अर्निंग इन्योर्स एनी बेनिफिट टू एनी प्राइवेट पर्सन। द एसेट ऑफ सेट फंड वेस्ट इन द गवर्नमेंट of such foreign country upon dissolution. It does not undertake any commercial activity whether within or outside India. And lastly, it is notified by the central government for this purpose and fulfills conditions specified in such notification. तो पहला या तो आप होली ऑन सब्सिडरी हो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के, या फिर आप सोवरेन वेल्थ फंड हो, या फिर आप पेंशन फंड विच इज क्रिएटेड और एस्टेब्लिश अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, आप पेंशन फंड हो, विच इज नॉट लायबल टैक्स इन सच फॉरेन कंट्री, which satisfies such other condition as may prescribed, and which is notified by the central government for this purpose and fulfill conditions specified in such notification. ठीक है। चल, अब आपको पता है कंपनी के केस में पिछले साल 2019 में 2 सेक्शन लाए गए, 115 BAA और BAB जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स देते थे।
प्रोवाइड करते थे फॉर द कंपनी, राइट। कौन कौन से? 115 BAA और BAB। उसी के तहत पे इस साल फॉर इंडिविजुअल एक सेक्शन आया 115 BAC। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाया गया है। पहले BA था, BAB या BAC। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक सेक्शन आया BAD। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी डोमेस्टिक कंपनी के इक्विवेलेंट किया गया। जो BAD सेक्शन है वो आपका एग्जैक्टली सेम है BAA का। और BAC इज फॉर इंडिविजुअल। तो हम पहले BAD कर लेते हैं, सिंपल सा है। BAD क्या कहता है कि ये एप्लीकेबल कब से है? AY 21-22, बिकॉज फाइनेंस 20 में आया है, ठीक है जी। लगता किस पे है? कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगता है। कौन सी? रेजिडेंट। रेजिडेंट क्यों लिखा इन्होंने? बिकॉज BAA जो था, BAB था, वो भी डोमेस्टिक कंपनी पे लगता था ना, तो बेनिफिट सिर्फ रेजिडेंट को ही दिया। टैक्स रेट कितना है? वही 22% जो BAA का था। सब्जेक्ट टू चैप्टर 12 है। कोई स्पेशल रेट पे इनकम टैक्स है तो वो उसी पे होगी, अदरवाइज 22% जैसा BAA में लिखा है। उसके बाद कोई कंडीशंस हैं? कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद इनकम कैसे कंप्यूट होगी? इनकम कंप्यूट होगी जैसे BAA में होती थी, आइए बता देते हैं। एज्यूम कर लो एज पर नोट 1। और किसी भी साल अगर आपने इसके हिसाब से इनकम कंप्यूट नहीं की तो उस साल और उसके सब्सिक्वेंट ईयर आपको BAD नहीं मिलेगा। सेम 115 BAA कहता था। ऑप्शन का एक्सरसाइज करना है। ऑप्शन एक्सरसाइज करना है आपको 139 की ड्यू डेट से पहले। एक बार एक्सरसाइज हो गया तो हमेशा चलता रहेगा। यू कैन नॉट विड्रॉ, नो विड्रॉल। और अगर आप 21-22 में उसको एक्सरसाइज करते हो और आपका अगर कोई अनएब्जॉर्ब्ड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है तो आपका WDV एडजस्ट कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंगली। हमने जल्दी जल्दी किया बिकॉज एग्जैक्टली सेम है 115 BAA के। बस वो 20-21 से लगता था, 21-22 से लगता है। वो डोमेस्टिक कंपनी में था, कॉर्पोरेट सोसाइटी में लगता है जो रेजिडेंट है, उसमें 22% है, इसमें 22% है। उसमें भी इनकम नोट 1 के हिसाब से निकलती थी, इसमें भी नोट 1 के हिसाब से निकलती है। ऑप्शन एक्सरसाइज करना था वहाँ पे भी 131 के डेट से पहले, यहाँ पे भी एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया विड्रॉ नहीं होता, सेम हेयर। और वहाँ पे भी अगर 2021 की में अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था तो WDV एडजस्ट होती थी। यहाँ पे भी अगर 21-22 में अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो WDV एडजस्ट होगी। वहाँ पे भी सरचार्ज 10% था रिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम, यहाँ भी सरचार्ज 10% है रिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। वैसे कॉर्पोरेट सोसाइटी पे 12% का सरचार्ज होता है ऑन इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़, ठीक है जी। कॉर्पोरेट सोसाइटी का नॉर्मल रेट क्या होता है? स्लैब होता है 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 20% और 20,000 से ऊपर 30%। अगर वो ले लो, अदरवाइज आपको ये बेनिफिशियल 115 BAD, डी फॉर दिल्ली आया हुआ है, ठीक है जी। अगेन इस केस में मैच नहीं लगता था, यहाँ पे भी AMT नहीं लगेगा, नो AMT। और AMT नहीं लगेगा तो ब्रॉड फॉरवर्ड AMT क्रेडिट लैप्स हो जाएगा, सेम, ठीक है जी। अब बस हमने पढ़ना है इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। वही डिडक्शन मना कर दी होंगी। कौन सी डिडक्शन? वही डिडक्शन जो 115 BAA में मना की हुई है। अभी बता देता हूँ मैं आपको। आप 115 आपका 115 BAA भी रिवाइज हो गया इसके थ्रू। 10 AA नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता 3212A में। इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलता 32AD में। 33AB नहीं मिलता, टी डेवलपमेंट अकाउंट कॉफ़ी वगैरह का। 33ABA नहीं मिलता, साइड रजिस्ट्रेशन फंड। 35 में जो भी अमाउंट पे करते हो वो नहीं मिलता। कौन कौन से में? 2 इसमें किसको पे करते हो? रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी वगैरह का फॉर साइंटिफिक रिसर्च। 2A कंपनी को फॉर साइंटिफिक रिसर्च। 3 रिसर्च एसोसिएशन वगैरह को फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च। या फिर 2AA IIT नेशनल लेबोरेटरी वगैरह को अप्रूव साइंटिफिक प्रोग्राम। यहाँ पे 115 BAA में यहाँ पे 2AB भी लिखा था। इस केस में 2AB नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि 2AB तो मिलता ही कंपनी को है। सिंस ये कॉर्पोरेट सोसाइटी 2AB तो मिलता ही नहीं, वैसे ही लिखने की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद 35AD नहीं मिलेगा स्पेसिफाइड बिजनेस का। 35
CCC नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। उसके बाद कोई भी चैप्टर 6A नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ATJJAA एंड ATLA। ठीक है जी। 115BAA में ATM भी लिखा हुआ था, बाबू ATM हट गया बिकॉज ATM अगेन डोमेस्टिक कंपनी को ही मिलता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी को वैसे भी नहीं मिलता। अगर इन सब से कोई लॉस है, इस सब कोई लॉस इनको एट्रीब्यूट करता है, तो वो भी आपको ना सेट ऑफ मिलेगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। टोटल इनकम कंप्यूट करोगे आफ्टर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट 3212A। समझ गए? एग्जैक्टली सेम है, जो चीज़ रेलिवेंट नहीं है कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए वो हट गई है, अदरवाइज एग्जैक्टली सेम है। 115BAD, तो 115BAD क्या कहता है, कब से लगना शुरू हुआ, 21-22 से। किस पे लगता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट इन इंडिया। ऑप्शन इनकम कैसे कंप्यूट होगी, एज पर नोट 1, ये हमने डिस्कस किया। अगर यहाँ से किसी भी साइज से इनकम कंप्यूट नहीं की तो उस साल और सब्सिक्वेंटली आपको 115BAD में कभी नहीं आ सकते। कब एक्सरसाइज करना है, 139(1) की ड्यू डेट से पहले। एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो वो मैंडेटरी हो गया, अगर विड्रॉ अलाउड नहीं है, विड्रॉ करोगे तो कभी अपना सब्सिक्वेंटली कभी नहीं आ पाओगे। और अगर 21-22 में आपका ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो WDV कॉरस्पॉन्डिंगली एडजस्ट कर लो। मैट AMT लगेगा नहीं, AMT गाइड लैप्स हो जाएगा, सर्चार्ज 10% पे लगेगा। तो टोटल इनकम में कैसे कंप्यूट करोगे विदाउट गिविंग 10AA SCZ का बेनिफिट, एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, टी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, टी कॉफ़ी रबर, साइट रेस्टोरेशन अकाउंट 33ABA में, साइंटिफिक सर्च में कोई भी अमाउंट पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, 35AD का स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 से पूरा नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ATJJA और ATLA। और इससे कोई भी लॉस एट्रीब्यूट होता है तो वो भी आपका लैप्स हो जाएगा, एज्यूम कि आपको पूरा बेनिफिट मिल चुका है। ठीक है जी, एक बार जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली रेप्लिका है 115BAA का, सेम बेनिफिट कॉर्पोरेट सोसाइटी को भी दिया गया। पेज 18 पैरा 32, टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो 115BAD अभी वही पढ़ रहे हैं, 115BAC वाला कॉलम मत पढ़ना। एप्लीकेबल फ्रॉम AY 21-22। असेसी कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट इन इंडिया। बेसिक टैक्स रेट क्या है, 22%, सब्जेक्ट टू प्रोविजन चैप्टर 12। एग्जैक्टली सेम दिख रहा है आपको। इनकम कैसे कंप्यूट होगी, इनकम इज कंप्यूटेड एज पर नोट बिलो। इफ इनकम इज नॉट कंप्यूटेड एज अ बिलो नोट इन एनी प्रीवियस ईयर, सेक्शन 115BAD shall not apply in respect of such previous year and any subsequent year. When to exercise, on or before the due date specified in section 139(1), and option 1's exercise shall apply to subsequent years. Withdrawal of option 1 exercise cannot be withdrawn. Other provisions क्या हैं, if there is a brought forward unabsorbed depreciation as on 31st March 2020, WDV as on 1st April 2020 shall be correspondingly adjusted. सिंपल, बिल्कुल सेम। नोट 1 क्या कहता है, द टोटल इनकम इज कंप्यूटेड विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 115BAD के लिए पढ़ते हैं। सेक्शन 10AA एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 3212A और इन्वेस्टमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 32AD, सेक्शन 33AB और सेक्शन 33ABA, सेक्शन 35 की डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट पेड, सेक्शन 35AD और 35CCC, चैप्टर 6 से एक्सेप्ट ATJJA और ATLA। जो ATCCD2 है वो इंडिविजुअल के लिए है, कॉर्पोरेट सोसाइटी को ऐसे भी नहीं मिलता। सेटअप ऑफ एनी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज एट्रीब्यूटेबल टू डिडक्शन रेफर्ड अबव। ठीक है जी, ये कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नीचे लिखा है वो इंडिविजुअल के लिए। The above loss and depreciation shall be deemed to have given full effect to and no further deduction shall be allowed for any subsequent year. The total income is computed by claiming depreciation under section 32 except section 3212A determined such manner as may prescribe. उसके बाद सेकंड पॉइंट है वो 115BAC के लिए, इंडिविजुअल के लिए, वो भी छोड़ दो। थर्ड पॉइंट कहता है SSC exercising option under section 115BAD shall not be liable for AMT and hence brought forward AMT credit shall also lapse. उसका फोर्थ पॉइंट BAC का है वो रहने दो। फिफ्थ पॉइंट कहता है टैक्स रेट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115BAD
shall be increased by surcharge at the 10% irrespective of the amount of total income। फिर 6 पर अगेन BAC के लिए, समझ गए? तो बिल्कुल रेप्लिका है BAA का, वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए था, ये रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। इसे हमने जल्दी से कर दिया। अब एक सेक्शन आया है फॉर इंडिविजुअल ऑल्सो विच इज 115 BAC। वो क्या कहता है? उसने इंडिविजुअल को ऑप्शन दिया है। कोई इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, चाहे सैलरी हेड में इनकम है, चाहे PGBP हेड में इनकम है, जैसे मर्जी। उनको क्या कब से एप्लीकेबल है? 115 BAC अगेन AY 21-22 से एप्लीकेबल है। किसके लिए है? इंडिविजुअल और HUF, चाहे R हो चाहे NR हो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इंडिविजुअल HUF लिखा हुआ है। ठीक है जी। कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं है। इनकम कैसे कंप्यूट करनी है? एज पर नोट बिलो, अभी डिस्कस करते हैं। अगर एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो सब्सिक्वेंट लगता रहेगा। कब एक्सरसाइज करना है? अगर आपकी इनकम PGBP हेड में है तो आपने एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो ये विड्रॉ नहीं होगा। सिर्फ वन टाइम ऑप्शन दे रखा है विड्रॉल का। बट अगर आपकी इनकम PGBP के अलावा कोई और इनकम है, मतलब PGBP की इनकम नहीं है इन एनी अदर केस, तो ईच ईयर आपके पास ऑप्शन है इसको एक्सरसाइज करने का। ईच ईयर यू कैन चूज एंड पिक कि आपके पास ओल्ड प्रोविजन में जाना है या इस न्यू डिजाइन में जाना है। ठीक है। यहाँ पे टैक्स रेट क्या है? वही 22%, सब्जेक्ट टू चैप्टर 12। कोई स्पेशल इनकम है तो वो स्पेशल पे टैक्स होगा, अदरवाइज 22%। ठीक है जी। और वही बात है, अगर आपका अनअब्जॉर्ब्ड बॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है कब? AY 21-22 में शुरुआत में, मतलब 1 अप्रैल 20 को, तो आपको जो WDV है वो कॉरस्पॉन्डिंग के लिए एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। AMT नहीं लगेगा तो AMT क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। ठीक है जी। सरचार्ज 10% पे नहीं है। सरचार्ज का जो रेट एप्लीकेबल है वो डिज़ाइन में 50 लाख तक नील, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 से 2 15%, 2 से 5 25 और 25 से ऊपर 37। और वो जो डिविडेंड और कैपिटल गेन का अलग 15% में रेस्ट्रिक्ट कर रखा है वो बात अलग है, वो ही लगेगा। 115 BAC में सरचार्ज 10% नहीं लगेगा। दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट। ठीक है जी। और अगर 115 BAC ले रहे हो तो आपको चैप्टर 12A नहीं मिलेगा। 12A कौन सा होता है? वो NRI का जो फाइनेंशियल एसेट्स के लिए कंसेशन रेट गिवन है इनकम का। ठीक है। अब समझते हैं इनकम कैसे कंप्यूट करनी है। तो बेसिक सेक्शन है, इसलिए हम बस समझते जा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। बिकॉज 115 BAD जो था वो तो BAA का रेप्लिका था। इनकम कैसे कंप्यूट करनी है? जो अभी हमने पढ़ा ना BAD में, क्या क्या चीज़, 10AA या फिर 3212A या फिर 32AD है ना, या फिर 35AD, 35CCC और चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80JJA और 80LA। ये सेम यहाँ पे भी चलेगा। यहाँ पे 80CCD2 की डिडक्शन और मिलेगी। ये क्या होता है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS। तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 डिडक्शन मिलती थी कॉर्पोरेट सोसाइटी में, यहाँ पे 3 मिल जाएंगी। बाकी चैप्टर 6 से कोई नहीं मिलेगा, 80C वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। प्लस ये सब तो मिलेगा ही नहीं, और क्या नहीं मिलेगा? अब देखना शुरू करो। 10(5) LTC, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो तो आपका LTC एग्जाम्प्ट होता है 4 साल के ब्लॉक में 2 बार, उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। 10(13A) HRA के बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10(17) MP MLA को कुछ अलाउंस मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे क्या बेनिफिट। 10(32) अगर आपके माइनर चाइल्ड की इनकम आप में क्लब हो रही है तो 1500 का बेनिफिट मिलता है, वो नहीं मिलेगा। 10(14) में आपके अलाउंसेस काफ़ी सारे माफ़ होते हैं, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सिर्फ 4 अलाउंस मिलेंगे। कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस,
टूर अलाउंस और डेली अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट जो हैंडीकैप वगैरह को मिलता है 3200 रुपये, वो सब मिलेंगे। बस इन 4 के अलावा कोई अलाउंस की बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। सेक्शन 24B मतलब आप अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आपने लोन ले रखा है, उसका जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो आप इसमें क्लेम करते हो, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद और क्या है, सेक्शन 57 में जो फैमिली पेंशन पे आपको 1/3 और 15,000 की डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलेगी। और कोई आपका कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन मिलती है टूवर्ड्स पर्क्स और अलाउंसेस, वो नहीं मिलेगा आपको। समझ गए? अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई लॉस आया है तो वो लॉस किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा। ये जो 24B था, ये था कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम निकालने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलेगी। बट अगर एक बार इनकम मिल गई इसको हटा के, उसके बाद भी अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई लॉस आ गया तो वो लॉस कहीं और एडजस्ट नहीं होगा। प्लस ये तो है। और अगेन एनी लॉस एट्रीब्यूटेबल टू दिस डिडक्शन, वो लॉस आपका लैप्स हो जाएगा। क्लियर है? एक बार पढ़ लें। तो एसएससी को ऑप्शन दे रखा है, या तो आप ये सारी डिडक्शन छोड़ दो और टैक्स रेट कितना है, इसमें 22% टैक्स रेट नहीं है। सॉरी, मैं पहले 22% बोल रहा था, वो गलत है। 22% नहीं है, इसमें स्लैब है, वही पढ़ाता हूँ मैं आपको। तो या तो ये वाला स्लैब ले लो, अगर पुराना वाला स्लैब लेना है तो ये सब मिल जाएगा, पर उसमें टैक्स रेट ज़्यादा होगा। तो आपको कंप्यूटेशन हर साल करनी पड़ेगी, पुराने डिज़ाइन में भी, न्यू डिज़ाइन में भी, किसमें बेनिफिट आ रहा है। और पढ़ ही लेते हैं जो स्लैब रेट क्या है। इसमें यहाँ पे स्लैब रेट है, मैं आपको बताता हूँ। पुराना स्लैब रेट क्या था, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, 2.5 से 5 कितना 5%, 5 से 10 20%, और मोर देन 10 30%। अब क्या हो गया, 2.5 लाख तक अभी भी एग्जेम्प्ट, 2.5 से 5 5%। अब आप 2.5 लाख बढ़ाते रहो, 5 से 7.5, और यहाँ 5% बढ़ाते रहो, 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 लाख 20%, 12.5 से 15 लाख 25%, ओवर 15 लाख 30%। तो ये स्लैब आ गया। यहाँ पे 2.5 लाख बढ़ता रहेगा, वहाँ 5% बढ़ता रहेगा। बट ये स्लैब जब भी मिलेगा जब आप ये सारी डिडक्शन छोड़ दोगे, अदरवाइज ये स्लैब ले लो। इसमें ATC भी नहीं है आपके पास, HRA भी नहीं है, LTC भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस भी नहीं है। समझ रहे हो ना? ओ पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 18। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 115 BAC, एप्लीकेबल फ्रॉम AY 21-22। एसएससी कौन है, इंडिविजुअल या फिर HUF, चाहे RO चाहे NRO। टैक्स रेट जो ये पढ़ा है हमने, नीचे लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12। इनकम कंप्यूटेशन, इनकम इज कंप्यूटेड एज पर नोट बिलो। इफ इनकम इज नॉट कंप्यूटेड एज पर बिलो नोट इन एनी प्रीवियस ईयर, सेक्शन 115 BAC shall not apply in respect of such previous year and subsequent year. When to exercise the option? If assessee has income under PGBP on or before the due date specified in section 139(1), and option once exercised shall apply to subsequent year. अगर PGBP की इनकम है तो एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो हमेशा के लिए हो गया। इन एनी अदर केस, मतलब PGBP की इनकम नहीं है, ऑप्शन shall be exercised in every previous year on or before the due date specified in 139(1). तो आप पिक एंड चूज कर सकते हो, हर साल आप इधर उधर जा सकते हो। विड्रॉल ऑफ द ऑप्शन, विड्रॉ कर सकते हो। अगर PGBP की इनकम है तो ऑप्शन कैन बी विड्रॉन वंस एंड देयरआफ्टर एसएससी शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन। तो एक बार ऑप्शन दे रखा है, अगर आपकी PGBP की इनकम है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। एक्सेप्ट, तो अगर एक बार कर लिया तो उसके बाद कभी नहीं मिलेगा। कब? एक्सेप्ट वे एसएससी सीज टू हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन।
अगर सब्सिक्वेंटली आपका बिजनेस की इनकम खत्म हो गई, बिजनेस प्रोफेशन की, तो फिर आप जब मर्जी लो, इधर आओ उधर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन एनी अदर केस एसएससी कैन ऑप्ट इन एनी ईयर। अदर प्रोविजन सेम है। इफ देयर इज अ ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 2020, तो WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020 शैल बी कॉरस्पॉन्डिंगली एडजस्टेड। इनकम कैसे कंप्यूट करोगे? द टोटल इनकम इज कंप्यूटेड विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ, एक्जैक्टली सेम है जो हमने पढ़ा भी पहले ही कॉर्पोरेट सोसाइटी के टाइम। 10AA, 3212A, 32AD, 33AB, 33ABA। 10AA किसका होता है? एसीजेट का। 3212 एडिशनल डेप्रिसिएशन, 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, 33AB और ABA, AB और टी डेवलपमेंट अकाउंट, अपना कॉफ़ी और रबर डेवलपमेंट अकाउंट, और ABA साइट रेस्टोरेशन फंड। 35 की डिडक्शन जो अमाउंट पे किया हुआ है आपने। अगेन 2AB नहीं है, बिकॉज 2AB इन हाउस R&D का सिर्फ कंपनी को ही मिलता है, तो 2, 2A, 3 एंड 2AA। 35AD स्पेसिफाइड, 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, 35CCD नहीं है बिकॉज वो कंपनी को ही मिलता है। चैप्टर 6A, लेकिन ये 3 डिडक्शन मिल जाएंगी, कौन कौन सी? 80CCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, 80JJAA या फिर 80LA। सेट ऑफ एनी ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज एट्रीब्यूटिव डिडक्शन रेफर्ड अबव, तो कोई लॉस इसके एट्रीब्यूट किया हुआ है तो वो भी लैप्स हो जाएगा। अब ये नहीं मिलेगा, ये स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल है। क्या क्या? लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन 10(5), 10(5) के अंदर लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा आपको, या HRA नहीं मिलेगा 10(13)A के। कोई भी अलाउंस जो है 10(40) में स्पेसिफाई कर रखे हैं जो एग्जाम्प्ट हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, टूर अलाउंस एंड डेयरी अलाउंस। इन 4 के अलावा कोई अलाउंस नहीं मिलेगा आपको सैलरी हेड में। सेक्शन 10(17), 10(32) नहीं मिलेगा। 10(17) MPMLA को जो मिलता है, और 10(32) अगर माइनर की इनकम क्लब हो रही है तो 1500 का आपको एग्जम्पशन मिलता है। सेक्शन 16 की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये की, या प्रोफेशनल टैक्स की, या फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो तीनों गई। आपको सैलरी हेड में 50,000 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 24B नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 57(2)A नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन, 15,000 और 1/3 whichever is less. Any exemption deduction for allowance or perquisite by whatever name called provided under any other law for the time being force, कोई और exemption डिडक्शन मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाउंस या perquisite तो वो नहीं मिलेगी। और सेट ऑफ एनी लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो कहीं किसी और हेड के अंदर सेट ऑफ नहीं होगा। The above loss or depreciation shall be deemed to have given full effect to, and no further deduction shall be allowed for any subsequent year. समझ गए? सेम है। The total income is computed after claiming depreciation section 32 except 3212A determined such manner as may prescribed. अब टैक्स रेट क्या है? 115 BAC के लिए 2.5 लाख था एग्जाम्प्ट, उसके बाद जैसे 2.5 लाख बढ़ाते रहो, इधर 5% बढ़ाते रहो। 2.5 से 5 5, 5 से 7.5 10, 7.5 से 10 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25, और 15 से ऊपर 30। AMT नहीं लगेगा और ब्रॉड फॉरवर्ड AMT क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। सरचार्ज 10% नहीं है, सरचार्ज वैसे ही लगेगा जैसे पुराने डिज़ाइन में लगता है। और लास्टली तो थर्ड पॉइंट क्या है? एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग ऑप्शन सेक्शन 115 BAC shall not be liable for AMT and hence brought forward AMT credit shall also lapse. फिफ्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ रेलिवेंट नहीं है, फोर्थ कॉर्पोरेट सोसाइटी का है, सॉरी फोर्थ रेलिवेंट है, फिफ्थ नहीं है। फोर्थ क्या कहता है? सरचार्ज एज एप्लीकेबल अंडर एक्जिस्टिंग स्कीम शेल ऑल्सो अप्लाई अंडर सेक्शन 115 BAC। फिफ्थ क्या है? वो 10% सरचार्ज ओनली फॉर कॉर्पोरेट सोसाइटी है, इसके लिए नहीं है। और सिक्स क्या कहता है? बेनिफिट अंडर चैप्टर 12A जो NRI को मिलता है शेल नॉट बी अवेलेबल where non-resident individual exercise option under section 115 BAC। तो 115 BAC में आ रहे हो तो आपको NR 12A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ गए बच्चों? सिंपल सी अमेंडमेंट थी। पहला हमने पढ़ा 271 AAD की पेनल्टी फॉल्स एंट्री और ओमिशन पे लगती है इक्वल टू द अमाउंट। उसके बाद हमने पढ़ा क्या पढ़ा? 1023 FE की इंटरेस्ट डिविडेंड लॉन्ग टर्म कैपिटल के माफ़ किया गया है। किसका माफ़ किया गया है? 3 बंदों का। अगर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की होली ओन सब्सिडरी हो, या सोवरेन वेल्थ फंड हो, या पेंशन फंड हो। कब इन्वेस्टमेंट किया? 1 अप्रैल 20 के बाद और 24 से पहले 3 साल तक होल्ड किया। किस में किया? इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। जैसे मतलब
या तो इनविट में किया, या ऐसी एंटिटी में किया जो ATIA के लिए एलिजिबल है, या फिर कैटेगरी 1 और 2 AIF में किया जो इन्वेस्ट करते हैं ATIA वाली एंटिटी में। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा कंसेशन रेट मिला को, पहले मिला कॉर्पोरेट सोसाइटी को जो रेजिडेंट है, एग्जैक्टली सेम मिला जो डोमेस्टिक कंपनी को मिलता है 115 BAA में, वही 22% रेट है, 21-22 से एप्लीकेबल है, वही सब डिडक्शन को मना किया हुआ है जो 115 BAA में। इंडिविजुअल HUF को भी दिया गया, चाहे R हो चाहे NR हो, 115 BAC में ऑप्शन है, और वो जो डिडक्शन है वो तो है ही, साथ में ये भी मना कर दिया। कौन कौन सा? 10(5) LTC, HRA, उसके बाद 10(14) के सारे अलाउंस की कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट, डेली, कन्वेंस और टूर अलाउंस। उसके बाद 10(70) MP MLA कुछ बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। 10(32) क्लबिंग वाले पे नहीं मिलेगा अगर माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो रही है तो। सेक्शन 16 कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो स्टैंड डिडक्शन 50,000 रुपये की है वो भी नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स या एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो उसकी डिडक्शन इंटरेस्ट की नहीं मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हुए। सेक्शन 57 में आपको फैमिली पेंशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी जो 15,000 या 1/3 मिलती है। कोई और किसी एक्ट में कोई प्रोग्रेसिव अलाउंस माफ़ है तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, और कोई भी लॉस है इनका एट्रीब्यूटेबल उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा आपको एक्सेप्ट CCD2, ADJJAA या फिर ATLA। ठीक है जी। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है अगर तो किसी और हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। टैक्स रेट क्या होंगे? 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट, वही 2.5 से 5, 5 से 7.5, 10, यहाँ 2.5 लाख बढ़ता रहेगा, यहाँ 5% बढ़ता रहेगा। 15 के बाद 30%। सरचार्ज जैसे पहले लगता था वैसे ही लगेगा, कोई 10% की लिमिट नहीं है। AMT लगेगा नहीं, और रिबेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई मना नहीं कर रखा। अगर सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख या 5 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा कैटेगरी C के ये 3 पॉइंट खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे मिसलेनियस अमेंडमेंट अंडर कैटेगरी C। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग आवर अमेंडमेंट क्लासेस। कोई डाउट हो कॉल मी, व्हाट्सएप मी एनी टाइम या फिर कमेंट में लिखो। थैंक यू।